जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students. I hope you are all fine. Welcome to this demo session of lectureship in English preparation classes. My name is Imran Anwar and I am working as an assistant professor of English. तो आज हम अपना दूसरा जो है सेशन आगाज करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहला सेशन हमारा बिल्कुल तो हम आज दूसरा सेशन जो है वो आगाज करने जा रहे हैं। पहले सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिस्पांस जो है वो और 70 प्लस जो है वो स्टूडेंट्स को हमने इनरोल किया है। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी थी और आप जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आप जिस सेशन में ज्वाइन होने जा रहे हैं उस सेशन का आपको फायदा क्या होगा। एनीहाउ पास्ट पेपर्स का आपको आइडिया होना चाहिए सबसे पहले तो कि पेपर पैटर्न जो है वो क्या है और ट्रेंड्स क्या हैं लेक्चरशिप इंग्लिश के पास्ट पेपर्स में। तो अगर मैं पास्ट पेपर्स को थोड़ा सा डिस्कस करके फिर मैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी के ऊपर आज बात करूंगा। पास्ट पेपर जो है लेक्चरशिप के उसमें अगर हम 2015 का देखें तो उसमें 20% जीके इन्वॉल्व नहीं था, 20% जनरल नॉलेज उसमें इन्वॉल्व नहीं था। उसमें 55% जो है वो लिटरेचर था, पोर्शन था लिटरेचर का, और बाकी 45% में जो है क्या है ग्रामर, लिंग्विस्टिक्स, यानी ये सारा कुछ शामिल था। तो उस वक्त जीके का पोर्शन जो है वो इन्वॉल्व नहीं था पेपर में। अब जनरल नॉलेज का जो है वो अलग से पोर्शन जो है 20 मार्क्स का ऐड हो गया है। अब 80% इंग्लिश है और यानी कोई भी सब्जेक्ट जिसका आप लेक्चरशिप का पेपर देंगे 20% इंग्लिश होगी या ज़ूलॉजी या बॉटनी, मैथ, और 20% जो है वो जनरल नॉलेज का पेपर होगा। जब 2017 में ये पैटर्न जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उसमें भी हम देखते हैं कि लिटरेचर को बड़ी अहमियत से लिटरेचर के जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा 50% से प्लस ही आते रहे हैं। उसमें 53% थे लिटरेचर के, 17% जो है वो लिंग्विस्टिक्स के थे जिसमें बाकी वोकैब वगैरह सब कुछ शामिल था, और 20% जीके था। इसके अलावा 2020 में पेपर हुआ, उसके बाद 2020 का पेपर अगर आप देखें तो उसमें भी 50 के राउंड जो है वो 50 प्लस ही था लिटरेचर। और उसमें एक चीज याद रखिएगा कि इंडियन लिटरेचर में से भी कोई 7-8 क्वेश्चन पूछे गए थे विच वाज अ काइंड ऑफ सरप्राइज फॉर द स्टूडेंट्स, जो कि हमें करने चाहिए भी। इंडियन लिटरेचर से मेरे ख्याल में 7 या 8 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, और इसी तरीके से बाकी लिंग्विस्टिक्स और इडियम्स टाइप, और दूसरे नंबर पे 20 मार्क्स का जो है वो जीके थे। असल बात ये होती है कि आपने तैयारी करनी है तो टीचर का काम है आपको गाइड करना कि आपको क्या क्या कुछ करना चाहिए। देखिए तरीका होता है तैयारी करने का। आज आपको डेमो लेक्चर में ट्रेजेडी के बारे में बात करेंगे, हम आपसे बात करूंगा मैं तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करना है। मेरा जो तरीकाकार होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा जो है वो स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं और सिलेक्शन भी होती है। आज हम आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करेंगे जिसमें 2017 के सेकंड पोजीशन होल्डर के व्यूज़ होंगे। फाद अरशद जो कि मेरा एक स्टूडेंट है, उसके बाद जो 2020 में कुछ स्टूडेंट्स हुए हैं उनमें से 6-7 लोगों को लेके हमने एक जूम पे वीडियो की है, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा दैट यू आर इन द सेफ हैंड्स।
एनी हाउ, सारे ही हिस्ट्री पढ़ते हैं, सारे ही लिटरेचर पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीजों को स्मार्ट तरीके से करने की जरूरत होती है। बहुत सी चीजें हैं लिटरेचर में, बहुत बड़ा वसी टॉपिक है, लेकिन अगर आप मेरी बुक भी देखें, किताब महल प्राइवेट लिमिटेड की बुक है, किताब महल एक नाम है लिटरेचर में, तो उसकी अगर आप बुक देखें, जो कि किताब महल ने पब्लिश की है, इमरान अनवर के नाम से ही है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो उसमें भी मैंने ना कुछ पोर्शन बनाए हुए हैं। एक पोर्शन मैंने बनाया हुआ है नोबेल प्राइज विनर का, इसी तरीके से नोबेल लॉरिएट का एक पोर्शन है, लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन है, मुख्तलिफ अदवार में जो फेमस राइटर्स हैं उनका पोर्शन है। तो हमें कुछ चीजें जो है वो स्मार्टली करने की जो है वो जरूरत होती है। तो मैं अभी आपके साथ जो है वो आज ट्रेजेडी के टॉपिक पे जो है वो बात करूंगा और उसकी हिस्ट्री जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करूंगा एज मच एज पॉसिबल विद इन हाफ एन आवर, ताकि आपको आइडिया हो कि चीज़ों को अप्रोच कैसे करना है और लेके कैसे चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह पहला सेशन हमारा बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और उसमें मैंने आपको पहले बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह 70+ स्टूडेंट्स जो है वो इनरोल हो चुके हैं, इसलिए हमें पहला बैच जो है वो बंद करना पड़ा, क्लोज करना पड़ा उसमें रजिस्ट्रेशन, और हम सेकंड बैच जो है वो मंडे से 9 PM जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक का नाम है इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, बुक का नाम है इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज और बाय मेरी लिखी हुई बुक है, इमरान अनवर, और ये किताब महल प्राइवेट लिमिटेड ने जो है वो इसको पब्लिश किया है। इसमें लिंक आपको व्हाट्सएप का एक मिलेगा, यूट्यूब पे जब ये वीडियो अपलोड होगी उसके नीचे, उसमें आपको जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। क्वेरी जब आप करेंगे उसमें भी व्हाट्सएप का लिंक जो है वो होगा, तो आपको बुक जो नेम है बुक शॉप्स के डिफरेंट सिटीज में, उसका आपको डिटेल जो है वो बता दी जाएगी। 36 जो डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के, उन सब में ये बुक अवेलेबल है। ठीक है, आज हम ट्रेजेडी की बात करते हैं। देखिए, जब आपने, मेरा एक तरीकाकार है कि मैं जॉनरा वाइज जो है वो चीज़ों को लेके चलता हूँ और फिर मैं पीरियड वाइज लेके चलता हूँ, और फिर जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का सिलेबस है उसको जो है वो करता हूँ। अगर हम ट्रेजेडी की बात करें, हाँ, तो ट्रेजेडी जो है दूसरे फाइन आर्ट्स की तरह और बाकी तमाम उलूम की तरह ग्रीक से जो है वो इसका आगाज होता है। और ग्रीक्स जो थे, जब एक फेयर होता था उनका, एक फेस्टिवल होता था डियोनिसिस के नाम से, उनका जो गॉड है, ठीक है, डियोनिसिस, अच्छा ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है। He was a god of wine and inspiration, god of wine and inspiration. उसके एजाज में एक फेस्टिवल जो है वो मुनक्कद किया जाता था, ग्रीक और एथेंस के मुकाम पे ये फेस्टिवल होता था। क्लियर? उसमें 3 ट्रेजेडीज परफॉर्म की जाती थी और एक कॉमेडी, 1 कॉमेडी जो है वो परफॉर्म की जाती थी। ग्रीक कॉमेडी के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन हम हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं ट्रेजेडी को और उसको मॉडर्न वे तक आके चलते हैं, लेके चलते हैं इसको। तीन ट्रेजेडीज परफॉर्म की जाती थी, एक कॉमेडी होती थी। और अगर आपने ग्रीक ट्रेजेडी को अंडरस्टैंड करना है तो आप अरिस्टोटल के बयान नहीं कर सकते, इसलिए
मैं पहले एरिस्टोटल की बात करूंगा, फिर ग्रीक ट्रेजेडी की बात करूंगा थोड़ी सी। एरिस्टोटल की बुक है द पोएटिक्स, और ये इट डील्स विद द आर्ट ऑफ ट्रेजेडी एंड एपिक राइटिंग। और अब आपको आइडिया होगा कि हमने पढ़ना क्या क्या है, किस तरीके से लेक्चरशिप को जो है वो तैयार करना है। यहाँ तक कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में कि पोएटिक्स जो बुक है एरिस्टोटल की, उसके चैप्टर्स कितने हैं। तो 26 चैप्टर्स हैं जी उसके। ये एमसीक्यू आया हुआ। ट्रेजेडी के बारे में एरिस्टोटल की एक बात और सुन लेंगे। एरिस्टोटल इज बेसिकली द फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है। और आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए आपको एक लिस्ट भी मेंटेन करनी पड़ेगी। मसलन फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कौन है, जेफरी चौसर है। इस तरीके से फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा कौन है, हेनरिक इब्सन है। फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा कौन है, जीबी शॉ है। इस तरह से आपको एक लिस्ट जो है ये भी तैयार करनी पड़ेगी, स्मार्ट स्टडी की तरफ जाना पड़ेगा। तो नॉर्मली सबको पता होता है कि फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जेफरी चौसर है, फादर ऑफ ड्रामा फ्ला है, फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एरिस्टोटल है। लेकिन आपको एक और चीज में आज आपको बताता हूँ कि हु इज द मदर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये टाइटल जो है वो वर्जीनिया वुल्फ के हिस्से में आता है। ठीक है, जो कि एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटर है। एनीहाउ, जब हम इसकी पोएटिक्स की बात करते हैं एरिस्टोटल की, तो हमें पता होना चाहिए कि एरिस्टोटल जो है वो ट्रेजेडी को डिफाइन करता है और ट्रेजेडी और एपिक को डिफरेंशिएट करता है। तो एरिस्टोटल के नजदीक फॉर्मेटिव एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी कौन से हैं? सबसे पहले वो कहता है प्लॉट है, दूसरे नंबर पे कैरेक्टर है, तीसरे नंबर पे थॉट, डिक्शन, सॉन्ग, और नंबर 6 पे आता है स्पेक्टिकल। तो स्टूडेंट, जो पेपर में इन इतनी सी पोर्शन में से दो एमसीक्यूज पूछे गए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। तो वो प्लॉट है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लीस्ट इंपॉर्टेंट का भी पूछा गया है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो प्लॉट हो गया, स्पेक्टिकल जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी एमसीक्यू आया हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज प्लॉट। और लीस्ट इंपॉर्टेंट के ऊपर भी एक एमसीक्यू आया हुआ है और वो है स्पेक्टिकल। प्लॉट के बारे में तो बहुत आगे तक वो चला जाता है। वो कहता है प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी एंड कैरेक्टर इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। और यहाँ तक कह देता है कि प्लॉट a tragedy is impossible without plot, but there may be one without character. Anyhow,
जब हम बात करते हैं प्लॉट की, तो अरिस्टोटल जो है वो चैप्टर 9 में प्लॉट को डिस्कस करता है। अपनी जो पोएटिक्स की बुक है चैप्टर 9, उसमें बड़ी डिटेल से प्लॉट को डिस्कस करता है। और उसमें दो टाइप्स जो है वो प्लॉट की बयान करता है, जिसमें एक है सिंपल प्लॉट और एक है कॉम्प्लेक्स प्लॉट। ठीक है, तो ये उसके फॉर्मेटिव एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी हैं, ये प्लॉट्स के उसके टाइप्स हैं। इस तरीके से हम अब ट्रेजेडी को, एक बात और याद रखना है कि ट्रेजेडी में के मुतालिक अगर कोई ग्रीक ट्रेजेडी के मुतालिक कोई वाहद सर्वाइव्ड बुक है तो वो पोएटिक्स है। इसके अलावा ग्रीक ट्रेजेडी के ऊपर कोई भी बुक जो है वो हमें नहीं मिलती। अगर हम ग्रीक ट्रेजेडियन की बात करें तो 3 ग्रीक ट्रेजेडियंस ऐसे हैं। अब देखिए, इतने से पोर्शन में से 3 एमसीक्यूज मैंने आपको बताया कि पास पेपर में जो आए हुए हैं। एक उसके चैप्टर्स की तादाद कितनी है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी कौन सा है, और एक लीस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी कौन सा है, स्पेक्टिकल। ठीक है जी, यहाँ पे ऑन ग्राउंड भी हमारे पास स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ओके जी, अगर हम ग्रीक ट्रेजेडी की बात करें तो उसमें जो 3 ग्रीक ट्रेजेडियन हैं ग्रेट, उनके नाम आपने देखने। सोफोक्लिस और यूरिपिडेस। ठीक है, अब ज़ाहिर है इनकी कुछ कंट्रीब्यूशन थी। एस्किलिस के दौर से पहले जो है वो एक एक्टर होता था और 50 मेंबर्स का कोरस था। ठीक है, तो इसका एक कंट्रीब्यूशन ये है कि इसने दूसरे एक्टर को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। सोफोक्लिस की कंट्रीब्यूशन ये है कि इसने तीसरे एक्टर को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और कोरस की तादाद 15 थी। अब ये क्या मतलब कि 3 एक्टर ही मास्क पहन के तमाम रोल जो है वो प्ले करते थे। अगर आप इडिपस रेक्स ड्रामा देखें, जो कि आपके सिलेबस में भी शामिल है, एक वक्त में स्टेज के ऊपर 3 से ज्यादा एक्टर्स मौजूद नहीं होंगे। मसलन अगर कोई सीन चल रहा है जिसमें क्रियोन और इडिपस और जो कैस्ट्रा मौजूद है और ब्लाइंड जो कैरेक्टर उसको अगर लाना है, तो ऑटोमेटिकली उनमें से एक एक्टर जो है वो नीचे जाएगा और उसका मास्क पहन के जो है वो वापस आएगा। तो मास्क का रोल जो है वो बड़ा अहम होता था। यूरिपिडीज जो है इसने सेम पैटर्न को फॉलो किया और ये इज द मोस्ट साइकोलॉजिस्ट ऑफ द 3 राइटर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। ये 3 जो राइटर्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा साइकोलॉजी अगर किसी के प्लेस में पाई जाती है तो वो यूरिपिडीज में पाई। अब मैं करता क्या हूं, मैं अब स्टूडेंट्स को कहूंगा कि इन तीनों के जो आपके प्लेस के नाम हैं उनको आपने सर्च करना है, उनकी सेटिंग देखनी है और मेन कैरेक्टर्स आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जाहिर है कि सोफोक्लेस का जो है वो मीडिया है, इडिपस रेक्स है। ठीक है, इडिपस एट्रेनस। उसके अलावा मीडिया वाज द डॉटर ऑफ इडिपस। और जाहिर है कि आपने पढ़ा होगा ओरेस्टिया प्ले बाय एस्किलिस, जिसको जो है वो उसने यूजीन ओनील ने अडॉप्ट भी किया है, अडॉप्ट भी किया हुआ है। ठीक है, ओरेस्टिया भी है उसका प्ले। इस तरीके से यूरिपिडीज के प्ले, इफिजीनिया एट एक्लिस, और जितने भी प्लेस हैं आपने उनको एटलीस्ट उनके नाम आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और ज्यादा सर्वाइव नहीं कर रहे, मतलब जो इन्होंने लिखे थे वो तो बड़े बल्क में थे, जो हमारे पास बचे हैं वो कम है। तो एटलीस्ट उनके जो प्लेस हैं उनके नाम आपके फिंगर टिप्स पे जो है वो होने चाहिए। तो मैं डिटेल से नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक पैटर्न बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हम लेके चलेंगे। आप स्टूडेंट्स को भी काम करना है ना, उनको चाहिए कि इनके प्लेस के नाम जो है वो सर्च करें और उसके मुतालिक अपने नोट्स भी बनाएं। क्लियर? और मैंने कुछ प्लेस के नाम बोले हैं, लेकिन आपने खुद भी इसको एंटिगनी प्ले है जैसे कि
तो आपने इन सब के नाम जो है वो देखने, एक दफा सर्च करने। ओके, तो ग्रीक ट्रेजेडी जो है, इट वाज बेसिकली ट्रेजिक हीरो की बात करते हैं अगर ग्रीक ट्रेजेडी में, तो जो ग्रीक ट्रेजेडी में ट्रेजिक हीरो था, he has to fall from happiness to misery because of his tragic flaw or hamartia in his character। तो यहाँ पे ये भी एक याद आया कि हामाशिया जो, जिसको हम ट्रेजिक फ्लॉ का नाम देते हैं, वो यूजुअली ग्रीक ट्रेजेडी में जो है वो ह्यूब्रिस होता था, जिसका मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड। और ये आप जो है वो एडिपस में भी देखते हैं। रैंक ऑफ द हीरो वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो करेक्टर होता था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था। उसकी रीजन है ना कि जब एक राइटर को ये कह दिया गया है कि एक खास मिथ है, एक खास लेजेंड है, उसको उसने कॉपी करके सेम स्टोरी को रिप्रोड्यूस करना है, तो जो डिफरेंस है वो उसकी आर्ट में आ सकता है, प्रेजेंटेशन में आ सकता है, या उसकी लैंग्वेज में आ सकता है। स्टोरी को आप चेंज नहीं कर सकते। एडिपस, अगर आप मिथ को फॉलो कर रहे हैं एडिपस की, तो कोई भी लिखेगा तो एडिपस हैज टू किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर। इस वजह से कैरेक्टर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था ग्रीक ट्रेजेडी में। ऑन द अदर हैंड, जब हम शेक्सपियर तक अप्रोच करते हैं, तो शेक्सपियरियन जो हीरोज हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग वंस, दे हैव द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, दे आर आल्सो गोइंग थ्रू अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, नो डाउट द रैंक इज इंपॉर्टेंट देयर एज वेल, बट देयर इज डिफरेंस। ठीक है, कैरेक्टर ओरिएंटेड ज्यादातर ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर की। तो इस तरीके से जब हम ग्रीक ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि जो कॉमेडी है वो भी ग्रीक से स्टार्ट हुई, लेकिन ग्रीक के बाद बारी आती है रोमन्स की। तो जब हम रोमन ट्रेजेडी की बात करेंगे, तो उसमें याद रखी जाए कि ये 4 बिफोर क्राइस्ट से लेके 65 जो है वो तक चलता है। तो रोमन कॉमेडी में अगर हम बात करें, तो एक नाम हमारे सामने आता है वो सेनेका, जिसने रिवेंज ट्रेजेडी की जो है वो बुनियाद रखी। ही वाज अ रोमन फिलोसोफर, स्टोइक फिलोसोफर रादर। Greek plays were the focus in Greek Roman comedy, tragedy. जो फोकस था रोमन ट्रेजेडी का, वो ग्रीक प्लेस पर ही था बेसिकली। सेनेका ने कोई 9 ट्रेजेडीज जो हैं वो लिखी थी। इनके नाम आपने देखने हैं, ये आपका होमवर्क सेनेका का। ठीक है, थोड़ा सा मैं 1-2 प्लेस के नाम बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। मीडिया, एगामेम्नन, मतलब वो ग्रीक ही एक ट्रेडिशन जो है वो चली आ रही है ना। ग्रीक ट्रेजेडी जो है वो हैप्पीनेस टू मिजरी की तरफ लीड करती है। रेमंड विलियम्स का ऐसे है ना, ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, उसमें वो आगे कहता है कि मिडिवल एज में जो ट्रेजेडी प्रोड्यूस हुई वो ना होने के बराबर थी, लेकिन एक फर्क जो है वो बयान करता है दोनों में फर्क जो है। और फर्क ये है कि वो कहता है कि ग्रीक ट्रेजेडी में जो है देयर इज अ फॉल फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी, एंड इन रोमन कॉमेडी ट्रेजेडी देयर इज अ फॉल फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी। क्लियर? रैंक ऑफ द हीरो इज स्टिल इम्पोर्टेंट। रैंक ऑफ द हीरो जो है वो जनाब मॉडर्न ट्रेजेडी तक जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस जो है वो रखता है। रैंक ऑफ द हीरो वो अभी इतना डाउन नहीं हुआ, ना अभी हो रहा है। और इसमें एक और टर्म ज़हन में रख लें स्टूडेंट्स, और वो है क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा की जो टर्म है, क्लोजेट ड्रामा। अब क्लोजेट ड्रामा से क्या मतलब? क्लोजेट आपको पता है अलमारी को कहते हैं। तो it is a kind of drama that is suited for reading rather than performance. A drama that is suited for reading rather than performance. Performing की बजाय
रीडिंग के ऊपर जो है वो ज्यादा इसका जो है वो सूटेबिलिटी होती है, रीडिंग जो है इसके लिए बेहतर है और परफॉर्मिंग जो है वो उसमें लेस इम्पोर्टेंट है, यानी मोर सूटेड फॉर रीडिंग, ड्रामा मोर सूटेड फॉर रीडिंग। ये क्लोजर ड्रामा है, इसको भी आप एक एमसीक्यू की शक्ल में जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और देखें कि कोरस का रोल बड़ा अहम था। मैंने आपको बताया कि जब हम ये बात करते हैं कि ग्रीक ट्रेजेडी को ही फॉलो किया जा रहा था तो ऑटोमेटिकली हम बहुत सी चीजों को सेम देखेंगे रोमन ट्रेजेडी में, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम कह रहे हैं मोर सूटेड फॉर रीडिंग नॉट परफॉर्मिंग, एक चीज जो सेनेका ने इसमें ऐड की वो ये थी कि जो इट वाज अ काइंड ऑफ ब्लड थर्स्टी प्लॉट टाइप ट्रेजेडी। रिवेंज ट्रेजेडी की जब हम बात करते हैं तो ब्लड थर्स्टी प्लॉट्स जो है ये सेनेका के प्लॉट्स को जो है वो कहा जाता है। इसमें आपको क्राइम्स मिलेंगे, आपको गोस्ट मिलेंगी, आपको रिवेंज मिलेगा, आपको सुपरनैचुरल एलिमेंट्स मिलेंगे। क्लियर? तो आपको ब्लड थर्स्टी प्लॉट मिलेगा, क्राइम्स मिलेंगे, गोस्ट मिलेंगे, रिवेंज मिलेगा, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लें, ये सेनेका की जो है वो कंट्रीब्यूशन थी ट्रेजेडी की तरफ, और इसको बाद में फॉलो किया जाता है क्योंकि पोएटिक्स जो है इट वाज लॉस्ट। और इसको रिफाइंड किया गया और इसको ट्रांसलेट किया गया बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में, वो मैं आपसे जिक्र करता हूं। इसको क्लियर करते हैं। अब रोमन के बाद हम बात करते हैं इंग्लिश ट्रेजेडी की। जब हम इंग्लिश ट्रेजेडी की बात करते हैं तो उसमें जाहिर है कि जो 5th सेंचुरी थी उसमें देयर वाज एंड ऑफ 5th सेंचुरी में देयर वाज एंड ऑफ रोमन एम्पायर। डेफिनेटली जब रोमन एम्पायर का खात्मा हुआ तो टाइम लगा। तो 14th सेंचुरी तक वेट करना पड़ा जी इंग्लिश को, इंग्लिश लैंग्वेज को 14th सेंचुरी तक वेट करना पड़ा। इतनी रिच थी रोमन और जो ग्रीक ट्रेडिशन। 14th सेंचुरी में जाके हम देखते हैं कि इंग्लिश डोमिनेट्स, ठीक है, रोमन लैंग्वेज। इससे पहले हमें ये ट्रेंड नहीं मिलता कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स आपको पता ही है, उसने आके अपना लोहा जो है वो मनवाया। तो 1500 to 1700 was the prime time for English tragedy. डेफिनेटली ये प्राइम टाइम बनता भी है क्योंकि उस वक्त जो राइटर्स थे, शेक्सपियर जैसे, मार्लो जैसे, वो सारे लिख रहे थे। क्रिस्टोफर मार्लो था, शेक्सपियर था, ब्लैंक वर्स जैसी चीजें इन्वॉल्व थी, कन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व था। क्लियर? ग्रीक ट्रेजेडी क्योंकि लेजेंड्स के ऊपर बेस्ड थी, मिथ के ऊपर बेस्ड थी, और सेम टू सेम जो है उनको कॉपी करना पड़ता था। देयर वाज लिटिल फॉर द राइटर टू ऐड। ऑन द अदर हैंड जब आप शेक्सपियरियन ट्रेजेडी तक ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत सी चेंजेस जो हैं वो उसमें
नजर आना शुरू हो जाती। अब एक चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 1570 से मुख्तलिफ डेट्स मिलती हैं 1576 तक कि पोएटिक्स जो है उसको तलाश किया गया, और जो अरिस्टोटल की किताब थी पोएटिक्स, उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में। ग्रीक में थी ना पहले, जाहिर है ऑटोमेटिकली उससे पहले ग्रीक में थी। आपका क्वेश्चन यही है ना कि वो वाज ट्रांसलेटेड इन ग्रीक। अब ये भी एक अहम ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, और इसको ट्रांसलेट किसने किया था, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कास्टल वेट्रो राइटर था जिसने इसको किया था। क्लियर? इसने ट्रांसलेट किया। हाँ जी, इससे पहले जो है वो रिवेंज ट्रेजेडी को फॉलो किया जा रहा था, जिसकी बुनियाद जो है वो सेनेका ने रखी थी। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं 1570s में आते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो ग्रीक पोएटिक्स अरिस्टोटल की जो बुक है पोएटिक्स, उसको फाइंड किया गया है और उसको बाकायदा तौर पे ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इन सारे बैकग्राउंड के सामने अगर हम देखें तो जो इंग्लिश ट्रेजेडी है वो 3 हिस्सों में आती है इस दौर की। मैं 1500 से 1700 की बात कर रहा हूँ। 3 टाइप्स में आती है ये जो इंग्लिश ट्रेजेडी है। उसमें नंबर 1 पे अगर टाइप्स में देखें तो वो आती है रिवेंज ट्रेजेडी, जिस टाइप की जो इंग्लिश ट्रेजेडी, जिसमें आपको हैमलेट आपके सामने है बाय शेक्सपियर, लेकिन कुछ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। और तीसरे नंबर पे डोमेस्टिक ट्रेजेडी जो है वो इस खास दौर का जो है वो हिस्सा बनती है। मैं एक बात याद रखें कि मैं अभी किसी स्पेसिफिक राइटर को नहीं देख रहा, मैं एक जॉनरा की डेवलपमेंट को देख रहा हूँ। मेरा तरीकाकार ये होता है कि मैं जॉनरा की डेवलपमेंट करवा के उसके बाद जो मेजर राइटर्स होते हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में शामिल हैं उनको डिस्कस करता हूँ। अब शेक्सपियर को डिस्कस करने के लिए तो पूरा मुझे 2 घंटे चाहिए, उसका एक अलग लेक्चर होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी प्लेस की, उसके अहम जो डायलॉग्स हैं, उसके अहम कैरेक्टर्स जो हैं, उसके अहम प्लेस हैं, उनके जो प्लॉट्स हैं, उनकी सेटिंग्स हैं, वो सब कुछ हमने डिस्कस करना होता है। तो शेक्सपियर के ऊपर अलग से एक पूरा लेक्चर होता है। तो अगर हम रिवेंज ट्रेजेडी की बात करें तो डेफिनेटली उसकी ट्रेडिशन जो है वो सेनेका ने सेट की थी, और 16वीं सेंचुरी में उसको बहुत प्रमोशन मिली। और एक और यहाँ पे हम बात कर लें, जो पहले भी मैंने बात की कि सेनेका जो है इज द फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। इज द फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। हॉरर मूवी टाइप सीन्स होते थे इनमें। अब यहाँ से एक और चीज देखें कि जो पास पेपर अगर आप उठा के देखें, उसमें एक बाकायदा तौर पे क्वेश्चन आया हुआ है कि शेक्सपियर का जो हैमलेट है, उसमें जो फाइट का सीन है हैमलेट का जो है वो कहाँ पे परफॉर्म किया गया है। तो उसका आंसर पता क्या बनता है, ग्रेव, यानी कब्र में जो है वो परफॉर्म किया गया। तो ये बाकायदा एमसीक्यू आया हुआ है। तो वही बात है ना कि हॉरर मूवीज टाइप जो है वो सीन है, गोस्ट है, इनसेनिटी है, ग्रेव यार्ड्स हैं, और हैमलेट का जो फाइटिंग सीन है वो भी मैंने जैसे भी आपको बताया कि वो ये में परफॉर्म किया गया। अच्छा, एक चीज डिफरेंट थी, वो सेनेका की जो ट्रेजेडी थी ना, सेनेका की ट्रेजेडी में जो वायलेंस था, एक चीज याद रखिएगा कि जो सेनेका है उसकी ट्रेजेडी में जो वायलेंस है, इट इज रिपोर्टेड, नॉट परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। वायलेंस इज रिपोर्टेड। रिपोर्टेड से मुराद अनाउंसमेंट होती थी वायलेंस की, इसको स्टेज के ऊपर परफॉर्म नहीं किया जाता था। ऑन द अदर हैंड ये जो इंग्लिश ट्रेजेडी है, जो रिवेंज ट्रेजेडी है, उसका फर्क जो है वो आपको बयान कर रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड जो इंग्लिश ट्रेजेडी है अगर हम उसको देखें तो जो एक्शन है वो स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ।
जैसे कि मैंने आपको ये ग्रेव सीन की बात की है, ठीक है। तो एक बड़ी, इससे एक और याद आ गया मुझे एक एमसीक्यू, कि जो स्पेनिश ट्रेजेडी है, स्पेनिश ट्रेजेडी जो टॉमस किड ने लिखी है, बाय टॉमस किड, इसने बेसिकली जो ट्रेडिशन थी सेनेका की, उसको एक कंटिन्यूटी दी और तकवीयत दी। जो स्पेनिश ट्रेजेडी, असल एमसीक्यू में पूछ भी जाता है अक्सर, एमसीक्यू में उससे पूछता है कि ये ठीक है, तो ये एमसीक्यू पूछ भी लेता है। क्रिस्टोफर मार्लो ने इस दौर में लिखा। देखिए, मैं जानबूझ के डीप नहीं जा रहा, शेक्सपियर की मैं ट्रेजेडी की बात नहीं कर रहा कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एज अ ट्रेजेडियन। बहुत सी चीजें हैं जो उसको डिफरेंशिएट करती हैं फ्रॉम द ग्रीक एंड फ्रॉम द अदर कंटेम्प्रेरी राइटर्स। अगर उसकी हम ट्रेजेडीज की बात करें तो सबसे पहले तो उसमें फोरशैडोइंग है, फोरशैडोइंग है, पहले ही सीन में पता चल जाता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। फॉर एग्जांपल, अगर हम रोमियो एंड जूलियट की बात करें तो उसमें पहले ही सीन में ये बयान किया गया है कि दस दे फॉर्म क्रॉस स्टार क्रॉस्ड लवर, मतलब जो वर्ड है स्टार क्रॉस्ड लवर, उसमें ऑटोमेटिकली शो हो रहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू बी यूनाइटेड, रोमियो एंड जूलियट आर नॉट गोइंग टू बी यूनाइटेड। इसी तरीके से अगर हम मैकबेथ की बात करें तो जो थ्री विचेस हैं, ऑटोमेटिकली वहां पे भी जो है वो फोरशैडोइंग जो है वो हो रही है। इसके अलावा शेक्सपियरियन जो ट्रेजेडी है उसको ब्लैंक वर्स में बहुत महारत जो है उसने यूज की है। इसके अलावा जो हीरो का कन्फ्लिक्ट है उसको एक अलग उसने शिनाख्त दी है। इसके अलावा जो उसके फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। क्लियर हो रही है ना बात? इसके अलावा हम उसको अगर देखें कि जो रोल ऑफ चांस एंड कोइंसिडेंस है, ये बहुत ज्यादा उसके प्लेस में पाया जाता है, रोल ऑफ चांस एंड कोइंसिडेंस। अब रोल ऑफ चांस एंड कोइंसिडेंस जो है वो शेक्सपियर में बहुत ज्यादा है। अक्सर हम मैं बात करता होता हूँ स्टूडेंट से कि अगर हम ये बात करें ना, शेक्सपियर डिस्कस करें, तो उसमें अगर हम कहें कि शेक्सपियर को दो अल्फाज में बयान किया जाए तो उसमें है इफ ओनली। If only Desdemona hadn't dropped the handkerchief, if only the letter of Juliet had reached, sorry, letter of Romeo had reached Juliet in time. If only Macbeth hadn't taken for granted the prophecies of witches. ठीक है, इस तरीके से रोल ऑफ चांस जो है तो वो तो बहुत ज्यादा है उसके जो प्लेज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें एक डुअलिज्म मिलती है फेट के रोल के मुतालिक उसके प्लेज में। जैसे जूलियस सीजर में वो कहता है कि सॉरी, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। और अगर हम किंग लियर की बात करें तो उसमें जरा हमें ओवरव्यू मिलता है। वो कहता है कि एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वे टू गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। तो इस तरीके से हमें, अगर हम शेक्सपियर की बात करना शुरू कर दें तो उसके लिए हमें अलग चैप्टर चाहिए और अलग लेक्चर चाहिए। और मैं हमेशा जब तैयारी करवाता हूँ शेक्सपियर का 1 या 1.5 लेक्चर जो है वो पूरा ले जाता है शेक्सपियर। और जाहिर है कि उसमें 4-5 एमसीक्यूज भी पेपर में पूछे ही जाते हैं, 2-3 तो कहीं भी नहीं गए। इस वजह से मैं डिटेल में उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं इंग्लिश जो ट्रेजेडी है उसकी ट्रेडिशन है कैसे कंटिन्यू हुई उसको लेके बेसिकली चलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम इन 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी को देखें तो सबसे पहले रिवेंज ट्रेजेडी है, दूसरे नंबर पे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, तीसरे नंबर पे डोमेस्टिक ट्रेजेडी। तो जो डोमेस्टिक ट्रेजेडी है वो तो बेसिकली बहुत से शेक्सपियरियन प्लेस में भी हम देखते हैं, जैसे ओथेलो है, ये एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है।
तो ये 1500 से 1700 तक अगर हम देखें तो इस तरह की ट्रेजेडीज जो है वो हमें मिलती हैं। एनीहाउ, उसके बाद चलते हैं तो न्यू क्लासिकल को देखते हैं। न्यू क्लासिकल जो थे उनका एक क्लेम था कि जो इनका एक क्लेम था। क्लेम ये था कि वो कहते थे शेक्सपियर इज नॉट द इनहेरिटर ऑफ ग्रीक, और बात ठीक भी थी। लेकिन वो अपने आप को कहते थे कि हम जो हैं वो ग्रीक के असल जो है वो इनहेरिटर हैं। They had their set rules extracted from Greek and Roman tradition about tragedy. लेकिन हम एक बात को और भी नोट करते हैं कि ड्रामा आफ्टर शेक्सपियर सफर्ड अ ग्रेट सेटबैक, एंड देयर वर टू मेन रीजंस फॉर दैट। ना सिर्फ ट्रेजेडी बल्कि कॉमेडी जो है वो भी सेटबैक की तरफ गई। एक तो ये था कि जो थिएटर था इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू रॉयल फैमिलीज, और सेकंड वाज द emergence of novel as a new genre, because people found in novel something for entertainment that can be achieved within the four walls of the house. अगर हम वहां पे देखें नॉवल में, नॉवल वाज कंसिडर्ड टू बी द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, जिसके लिए आपको ना थिएटर जाने की जरूरत है। और इसी तरीके से जब शेक्सपियर की डेथ हुई तो उसके बाद जाहिर है कि ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों को सेटबैक मिला, और स्पेशली ट्रेजेडी को। और कॉमेडी जो है वो प्रोड्यूस होती रही। कॉमेडी में कॉन्ग्रीव ने बड़ा रोल प्ले किया। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में द वे ऑफ द वर्ल्ड उसका प्ले है, बहुत फेमस है। इस तरीके से शेरिडन ने उसका साथ दिया। कॉमेडी में काम चलता रहा। शेरिडन का द स्कूल फॉर स्कैंडल, फिर ऑस्कर वाइल्ड आ गया, उसने पॉट्स ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, लेडी विंडरमेयर्स फैन, ये प्लेयर्स जो है वो लिखे। लेकिन ट्रेजाई कॉमेडी को जो है वो बूस्ट मिला इस दौर में, ठीक है। लेकिन ट्रेजेडी के वे की तरफ अगर हम देखें तो ट्रेजेडी की वो कन्वेंशंस नहीं रही जो ट्रूली फॉलो की जा रही थी। इसके बाद इसी में ही अगर हम कंटिन्यू करें तो रोमांटिक एज आ जाती है। रोमांटिक इरा में प्ले राइट्स को इतने हुए नहीं। इट वाज एन इरा डोमिनेटेड बाय पोएट्स, एंड इवन among poets every romantic poet had a world of his own. अपनी अपनी दुनिया थी, उस दुनिया में मगन थे, सब्जेक्टिव अप्रोच थी हर एक की। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा रोमांटिक एज में? रोमांटिक एज में दो तीन चीजें हुई। एक तो डोमिनेशन हुई पोएट्स की, और ग्रीक ट्रेजेडीज तो कोई प्रोड्यूस ही नहीं हुई। नॉवल जरूर हुआ, जेन ऑस्टन ने नाम कमाया। लेकिन एक बड़ा इसमें हुआ कि देयर वाज अ ग्रोइंग कल्ट ऑफ शेक्सपियर। ग्रोइंग कल्ट ऑफ शेक्सपियर। देखे ना, एक ट्रेडिशन है ट्रेजेडी की जो कि ग्रीक ने सेट की, उसको बीट करना मुश्किल था, और वो काफी अर्सा तक चलती रही। शेक्सपियर के बाद जो है वो ट्रेजेडी इतनी प्रोड्यूस नहीं हुई, तो ऑटोमेटिकली जो शेक्सपियर काम कर गया था वो डोमिनेट करता रहा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए शेक्सपियर को इतनी जो है वो फेम मिली। तो इस दौर में हम देखते हैं कि देयर वाज अ ग्रोइंग कल्ट ऑफ शेक्सपियर, एंड शेक्सपियर वाज known to be an international writer, और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो उसको फेम मिली। ये सारी जो है वो
हम इस दौर में देखते हैं। और उसके बाद आती है डोमेस्टिक ट्रेजेडी। डोमेस्टिक ट्रेजेडी का मैंने आपको बता दिया पहले, सॉरी, कि मिडिल क्लास ट्रेजेडी, characters are like ourselves, family situation rather than public matters were discussed। और उसके बाद जो ट्रेजेडी हुई उसको हम कहते हैं मॉडर्न ट्रेजेडी। और अगर हम मॉडर्न ट्रेजेडी के ऊपर आए तो उसमें सबसे पहला नाम जो है वो इब्सन का आता है, जो कि नॉर्वेजियन राइटर था, हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन का नाम जो है वो सिर्फ रेफरेंस आता है। ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा। और उसकी ट्रेजेडी की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। 19th सेंचुरी में उसने मिडिल एंड लोअर क्लास जो कैरेक्टर्स हैं उनको प्रमोट किया। He was the first to write about ordinary people। यहाँ पे आके जो कि मैं थ्रू आउट एक चीज डिस्कस करता आया हूँ वो था रैंक ऑफ द हीरो। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो वो जो रैंक ऑफ द हीरो है वो डाउन हो गया विद द राइज ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जो रैंक ऑफ द हीरो है वो नहीं रहा जो पहले ट्रेजेडी का होता था, ट्रेजेडी में सॉरी होता था। तो हेनरिक इब्सन को अगर हम एज ए ड्रामेटिस्ट देखें तो ही इंट्रोड्यूस रियलिज्म, ही इंट्रोड्यूस साइकोएनालिसिस, फेमिनिस्ट भी था। फेमिनिज्म के बारे में उसको फेमिनिस्ट कहा जाता है लेकिन वो डिनाई करता है इस बात को। वो कहता है आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, आई एम अ रियलिस्ट। मतलब जो कुछ औरतों के साथ हो रहा था उस वक्त उसको मैंने पोर्ट्रे किया है। तो इसमें अगर फेमिनिस्ट का लेबल जो है वो लग रहा है तो वो इसलिए है कि मैं रियलिस्ट हूँ। वो रियलिस्ट होने पे जो है वो अपने ज्यादा फोकस करता है। लेकिन इब्सन से पहले एक राइटर ने लिखा था, इब्सन के सॉरी दौर में ही, वो है ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग। ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग। अच्छा, ये कितनी एक्सट्रीम है कि ये फेमिनिस्ट है और ये बंदा जो है मिसोजिनिस्ट है। इसका जो प्ले बड़ा फेमस हुआ था, द डांस ऑफ डेथ, वी हैड अ परफॉर्मेंस on that play as well when we were in MPhil in English Literature at University of Punjab। The Dance of Death जो है वो ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग का प्ले था। इब्सन ने, अच्छा ये ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग जो है ये एक स्वीडिश प्ले राइट था, स्वीडन से बिलोंग करता था। और बाकी आपको इब्सन के प्लेस का तो पता ही है कि बड़े फेमस उसके प्लेस हैं, हेडा गैबलर है, अडोल्स हाउस है, वाइल्ड डक है। तो इस तरीके से मॉडर्न ट्रेजेडी जो है वो आगे चले। मॉडर्न ट्रेजेडी के बाद अगर हम कोई बात करें तो वो उसके साथ साथ अमेरिकन ट्रेजेडी भी चल रही थी, जिसमें यूजीन ओनील ने अपना काम किया। टेनेसी विलियम जो है उसका एक बड़ा फेमस प्ले है कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ। ठीक है, इस तरीके से आर्थर मिलर ने बड़ा रोल प्ले किया। तो ये जो राइटर्स सिलेबस में शामिल हैं, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेजर वर्क्स, द सेटिंग्स, कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा इन द सेशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे ट्रेजेडी जो है वो कॉमन मैन को इंट्रोड्यूस करवाने वाली बात थी। और आर्थर मिलर का जो प्ले है आपने पढ़ा होगा द क्रूसिबल, उसमें भी अगर आप देखें तो जॉन प्रॉक्टर जो है उसके साथ एक कॉमन मैन के साथ जो है वो ट्रेजेडी को इंट्रोड्यूस करवाया है इसने, आर्थर मिलर ने, जॉन प्रॉक्टर के कैरेक्टर से। They proved that tragedy is possible even with a common man as a hero। इसके बाद अगर मॉडर्न ट्रेजेडी के बाद अगर हम बात करें, मॉडर्न ट्रेजेडी के बाद अगर हम बात करें तो बारी आती है लेटर मॉडर्न ट्रेजेडी की। आखिर हमारा डेवलपमेंट है इसकी, लेटर मॉडर्न ट्रेजेडी। जब हम लेटर मॉडर्न ट्रेजेडी की बात करते हैं तो जाहिर है कि पोस्ट मॉडर्न या लेटर मॉडर्न ट्रेजेडी, तो उसमें 20th सेंचुरी जो है वो आ जाती है। एक चीज उसमें बड़ी
ऑब्जर्वेशन के साथ आपको देखनी पड़ेगी कि इसमें हम देखते हैं नो कन्वेंशनल फॉर्म्स। इसमें बर्टोल्ट ब्रेख्ट जैसे जो राइटर हैं उन्होंने अपना एपिक थिएटर खोला हुआ है, ठीक है, अपना एपिक थिएटर खोला हुआ है। एपिक थिएटर में एलियनेशन इफेक्ट की वो बातें करता है, फोर्थ वॉल की बात करता है। फोर्थ वॉल जो है वो एपिक थिएटर की बड़ी अहम कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसने। फोर्थ वॉल से क्या मतलब है? ऑन कैंपस स्टूडेंट बैठे हैं हमारे, तो क्वेश्चन करें फोर्थ वॉल। देखिए, जब आप स्टेज को देख रहे होते हैं, जैसे आप बैठे हैं, तो ये स्टेज है, स्टेज की 3 दीवारें होती हैं, 1, 2 और एक पीछे को, ठीक है, और सामने ऑडियंस है। ब्रेख्ट ने एक फोर्थ वॉल क्रिएट की स्टेज के ऊपर, जिसकी वजह से एलियनेशन इफेक्ट है, एक्सोटिक सेटिंग देख। तो स्टेज की फोर्थ वॉल उसने बिल्ड की थी। स्मॉल नहीं, वो कौन सी फिजिकल वॉल थी, आप तो समझिए, वो तो एक बैरियर है ना, मतलब वो एक सिंबॉलिक वॉल है। उसका एपिक थिएटर में फोर्थ वॉल का जो है वो नाम दिया जाता है। स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या वो छोटी दीवार होगी? तो वो दीवार नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, फोर्थ वॉल जो है वो टर्म है जो एपिक थिएटर के साथ एसोसिएट की जाती है। उसने अपने दुनिया जो है बसाई हुई थी, दूसरी तरफ जो है वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड चल रहा था, वो एक अलग दुनिया थी। और थिएटर ऑफ एब्सर्ड में जब हम बात करते हैं तो जाहिर है वेटिंग फॉर गोडो, बर्टोल्ट ब्रेख्ट जो है, ठीक है, तो ये सारे प्ले राइट्स थे। यानी दूसरे अल्फाज में जो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न ट्रेजेडी है, उसमें ट्रेजेडी के साथ ट्रेजेडी हो गई। मतलब ये है कि हर बंदे ने अपनी एक दुकान खोली हुई है ट्रेजेडी की, अपना एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और कोई आपको कन्वेंशनल फॉर्म्स जो है वो नजर नहीं आते। इवन स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो वेटिंग फॉर गोडो जो है उसमें कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, उसमें कोई बिगिनिंग मिडल और एंड है ही नहीं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा ये स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन किया है, तो हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो गया है यहाँ पे। रियलिज्म और नेचुरलिज्म। रियलिज्म इज अ टेक्निक, मतलब इज अ मूवमेंट इन विच द राइटर क्लेम्स टू प्रेजेंट थिंग्स एज दे आर। और जो नेचुरलिज्म है उसमें 2 चीजों का बड़ा अहम रोल है, वो है हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। इनका मानना है कि नेचुरलिज्म का मानना है कि जो हेरेडिटी और एनवायरनमेंट है, दे प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। और चेरी ऑर्चर्ड जो है इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरलिज्म। एनीवे स्टूडेंट्स, आज का सेशन जो है, ये डेमो सेशन हमारा खत्म होता है। हमारा जो रेगुलर क्लासेस है वो 9 बजे जो है वो 13th ऑफ दिसंबर मंडे से जो है स्टार्ट हो रही हैं। ये हमारा सेकंड सेशन है, आपको रिमाइंड करवा दूं। पहले सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी तादाद हो गई थी, इस वजह से मैंने जानबूझ के उस सेशन की रजिस्ट्रेशन रोक दी। उसमें अब रजिस्ट्रेशन हम नहीं कर रहे, क्योंकि क्वालिटी को मेंटेन करना जो है वो मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स के ऊपर जो इंडिविजुअल कंसंट्रेशन है वो टीचर जो है वो नहीं पे कर पाता। तो होपफुली आई विल सी यू इन द रेगुलर सेशन। उसके लिए आप इनरोलमेंट जो है वो करवाएं, और ये जो वीडियो है उसके कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में भी एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप जो है वो उस लेक्चरशिप के जो एस्पायरेंट्स हैं उनमें शामिल हो सकते हैं, जो इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, सी यू
on Monday, inshallah. Thank you so much. Allah.